हमने पहले ही वो कर लिया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। सन 1974 में और फिर सन 1977 में। इन 2 सालों में वैज्ञानिकों ने पहले एर्किबो और उसके बाद आउटबाउंड अंतरिक्ष यान वाइजर 1 और वाइजर 2 के माध्यम से ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी के संदेश भेज दिए हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी की कई सारी इंफॉर्मेशन हमने उसके साथ भेजी है और हमारी यहाँ पर मौजूदगी के कई सारे चित्र, कई सारे आलेख, ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज और पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के सबूत और डेटा भेजे हैं। ब्रह्मांड में हमने भेजे इस अंतरिक्ष यान में हमने ये भी लिखा था कि टू वूम इट मे कंसर्न। इसका मतलब ये है कि हमारे वैज्ञानिकों को ये मालूम ही नहीं है कि ये संदेश उन्होंने ब्रह्मांड में किसके लिए भेजे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हमें ये नहीं पता है कि वो जीव कैसे होंगे। ब्रह्मांड की गहराइयों में बसने वाले वो जीव बहुत आक्रामक भी हो सकते हैं। वो एक ग्रह को या एक सूर्यमंडल को तबाह करके दूसरे पर जाने वाले खानाबदोश जीव भी हो सकते हैं, या फिर वो हमसे बहुत पिछड़े भी हो सकते हैं। इन द सेंस वो कोई भी हो सकते हैं, शायद उतनी उन्नत सभ्यता भी हो सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। पर क्या हमें हमारे ग्रह की मौजूदगी, हमारे ग्रह की स्थिति को ब्रह्मांड में डिकोड कर देना चाहिए था, या फिर हमें हमारे ग्रह की स्थिति को गुप्त रखना चाहिए था? अगर दोस्तों ये सवाल आपके जहन में भी उठा है तो ये सवाल आपको एस्ट्रोनॉमर से नहीं लेकिन इतिहासकारों से पूछना चाहिए। लगभग आधी सदी पहले नासा ने ब्रह्मांड में पृथ्वी की कथाकथित खोज कर रहे एलियंस को पृथ्वी तक पहुंचने का एक पूरा नक्शा या यूं कहे कि एक स्पेसिफिक लोकेशन ही भेज दिया है। पर सवाल ये है कि क्या हमें हमारे अस्तित्व का खुलासा करना चाहिए था? क्या होगा अगर एलियंस ये जान जाए कि हम कहाँ हैं, और क्या होगा अगर वो यहाँ आकर हमारा सफाया करने की ठान ले? हमारे देश भारत की बात करें तो सालों से हिमालय ने हमें काफी सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठ करने के लिए इस कुदरती महान दीवार को पार करना इतना आसान नहीं है। और वही दूसरी तरफ तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घिरा है, इसलिए हिंद महासागर भी हमारे लिए एक रक्षा कवच है। लेकिन भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका मैदानी प्रदेश है और सदियों से हर बार इसी तरफ से भारत पर आक्रमण हुए हैं। वो यहाँ पर आए क्योंकि उन्हें पता था कि भारत कितना समृद्ध है। विदेशी आक्रामक यहाँ पर आए क्योंकि हमने ही उन्हें यहाँ का रास्ता दिखाया था। असल में वास्को दी गामा को भारत का समुद्री रास्ता दिखाने वाला कांजी मालन था, और ऐसे ही कई व्यापारी भारत से जो बाहर व्यापार के लिए जाया करते थे, उन्होंने ही भारत के विदेश में डंके बजाए थे। जाने अनजाने में ही हमने ही दुनिया को बताया कि भारत सोने की चिड़िया है, और उस सोने और खजाने की तलाश में विदेशी आक्रामककर्ता भारत आए। एक बार नहीं पर बार बार आए। भारत उस आक्रमणों का शिकार हुआ और भारत का कई खजाना, कई वेल्थ, देश की धरोहर भारत से बाहर चले गए। अगर ये विदेशी भारत आकर शासन न किए होते तो आज भारत का वर्तमान कुछ और होता। आज के समय में हुई खोजों के अनुसार ब्रह्मांड सैकड़ों आकाश गंगाओं का घर है। दूर क्यों जाए, हमारी अपनी ही आकाश गंगा मिल्की वे की बात करें तो इसमें ही करीब 100 अरब से ज्यादा तारे हैं, और इनमें से करोड़ों ऐसी जगहें होगी जहां पर जीवन पनप रहा होगा। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात आकाश गंगा IC1101 की बात करें तो वो तो हमारी आकाश गंगा से 2000 गुना ज्यादा विशाल है। इन सब के आगे हमारी पृथ्वी नहीं के बराबर है। हमारी खुद की आकाश गंगा में ही पृथ्वी का वजूद विशाल समुद्र में बिंदु एक छोटे से राई के दाने से भी छोटा है। यानी कि पृथ्वी एक बड़े भूसे के ढेर में पड़ी एक छोटी सी सुई से भी छोटी है। और इस माहौल में किसी एलियन सभ्यता को नासा के द्वारा पृथ्वी का पता बता देना भविष्य में पृथ्वीवासियों और पृथ्वी की नैसर्गिक संपदा के लिए खतरे की घंटी हो सकता है।
एलियंस को हमारी खोज में मदद मिले इसलिए नासा ने एक ऐसा नक्शा तैयार किया था जो 14 पल्सर के स्थान दूसरी और आवृत्ति का उपयोग करके अंतरिक्ष में हमारे सूरज के स्थान को दर्शाने में मदद करता था। नासा ने अंतरिक्ष में वाइजर 1 और वाइजर 2 दो स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। 5 सितंबर 1977 की सुबह नासा ने फ्लोरिडा से वाइजर 1 को लॉन्च किया था। ये यात्रा मानव इतिहास की सबसे लंबी यात्रा होने वाली थी, जो हमारी पिछली पीढ़ियों की बेतहाशा कल्पनाओं से परे एक सपने को पूरा करने वाली थी। इसके बाद नासा ने वाइजर 2 को भेजा। करीब 2 साल के भीतर ही वाइजर 1 प्लेनेट जुपिटर से भी परे पहुंच गया था। आज ये यान पिछले 44 सालों से यात्रा कर रहा है और अभी ये पृथ्वी से 14 अरब मील की दूरी पर पहुंच गया है, जहां तक सूरज के प्रकाश को भी पहुंचने में 21 घंटे लगते हैं। आज की तारीख में वाइजर के दोनों यानों में वैज्ञानिकों के 5 उपकरण अभी भी चल रहे हैं और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि साल 2025 तक इन दोनों अंतरिक्ष यानों में कम से कम एक वैज्ञानिक उपकरण जारी रहेगा, जिस वजह से उतनी दूरी से भी हमें डेटा मिलते रहेंगे। पर ये डेटा हमें कब तक मिलेंगे? तो बहुत अधिक समय तक नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि साल 2036 तक ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी के रेडियो रेंज के भीतर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस सीमा को भी पार कर लेंगे। उसके बाद उनके साथ के हमारे सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। हालांकि उनके मिशन का एक और उद्देश्य तो जारी ही रहेगा, जो है ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति के बारे में अलौकिक सभ्यताओं को सूचित करना। इस वाइजर स्पेस प्रोब में हमने पृथ्वी के विविध जीवों की आवाजें भी रिकॉर्ड करके अपलोड की है। अगर कोई सभ्यता इसे पकड़ती है तो उन्हें पृथ्वी का सारा डेटा मिल जाएगा। वो ये भी जान पाएंगे कि पृथ्वी पर एक नहीं लेकिन कई जीव रहते हैं, जिनकी आवाजें और गुरगुराहट भी वो सुन पाएंगे। हमने वाइजर पर एक बहुत बड़ी सोने की परत भी लगाई है, ताकि दूर से भी ये अंतरिक्ष यान सोने की चमक से किसी सभ्यता के रडार में आ जाए और वो इसे पकड़ ले। वो दोनों स्पेसक्राफ्ट आज भी अंतरिक्ष के अंधेरों में यात्रा कर रहे हैं। साल 1977 में जब वाइजर 1 और वाइजर 2 लॉन्च किया गया, तब उनका मिशन बृहस्पति और शनि ग्रह की खोज करना था। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने ये तो किया, लेकिन इसके साथ ही बहुत कुछ कर दिया। आज इस मिशन का नाम वाइजर इंटरस्टेलर मिशन यानी कि VIM कर दिया गया है और ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आज हमारे सूर्यमंडल के बाहरी विस्तार की खोज कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए दोस्तों, आप एक दूर के तारामंडल से संबंधित किसी ग्रह के एक विदेशी निवासी को यह कैसे समझा सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन होना कैसा होता है। इस बात को साल 1977 में अमेरिका में एस्ट्रोनॉमर्स की समिति के सामने रखा गया था, जब वो वाइजर मिशन को लॉन्च करने वाले थे। इस बात पर सबको आश्चर्य हुआ और इस बात को एस्ट्रोनॉमर्स ने गंभीरता पूर्वक भी लिया और विशेषज्ञों ने यह फैसला लिया कि एलियंस के साथ बात करने का सबसे अच्छा तरीका कोई शब्द नहीं, संगीत और नक्शा होना चाहिए। और उन्होंने इसकी डिस्क के बहुत सारे डेटा में एक डेटा पृथ्वी का एक फेमस गाना भी ऐड कर दिया। दोस्तों, संगीत की संरचना, उसकी लिखावट मैथमेटिकल संख्याओं पर आधारित होती है और इसे आसानी से पढ़ा या लिखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि क्योंकि गणित भाषा सबसे सार्वभौमिक है, इसलिए शायद ब्रह्मांड में बसी कोई एलियन सिविलाइजेशन को इसे समझने में और किसी भी तरीके से ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताते चले कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित यूनिवर्स की लैंग्वेज है। हमारा पूरा ब्रह्मांड मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है और हर एक चीज मैथमेटिकल पैटर्न में है और इसीलिए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर कर ब्रह्मांड में किसी चीज के होने का उसे देखे बिना अनुमान लगा देते थे, जैसे कि ब्लैक होल्स।
विशेषज्ञों ने यह भी महसूस किया कि संगीत किसी भी अन्य माध्यम के मुकाबले मानवीय भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकता है। कोई भी ऐसा समाज या ऐसी संस्कृति नहीं है जो अपने दुख और दर्द, अपनी खुशी और शांति को अभिव्यक्त करने के लिए अपने संगीत का सहारा ना लेती हो। लेकिन दोस्तों, मानव जाति की पहचान को इस हद तक उजागर करने के लिए कोई भी इतिहासकार इससे सहमत नहीं होता है। इतिहासकार और कई सारे वैज्ञानिक अपने अनुभव से ये मानते हैं कि एलियंस का इतनी दूर से पृथ्वी तक आने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि वे अपनी अधिकांश ऊर्जा और संसाधन खत्म कर चुके होंगे या फिर उनका ग्रह तबाह होने की कगार पे होगा। अगर उन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में से कोई भी एक अंतरिक्षयान मिल जाता है और वो उसे रोकते हैं तो हम साफ साफ उनका निशाना बन जाएंगे। और बेशक इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी तक तो उन्होंने स्पेस में तेजी से इंटरस्टेलर यात्रा करने में महारत हासिल कर ली होगी। और अगर ऐसी कोई विकसित सभ्यता यहाँ तक आ गई तो फिर क्या होगा। इसलिए दोस्तों, अब आप ही बताइए कि हमने ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी का ये जो बिगुल बजाया है, जो हमने अपने ठिकाने को एक्सपोज किया है, वो सही है या फिर गलत है। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और एवरी फ्राइडे हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर भी जरूर फॉलो करें, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।